गुड मॉर्निंग। ये क्लास 9th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 9th में मैंने लास्ट क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में, क्लास 9th में क्या सिखाया था? काइनेटिक एनर्जी मैंने इंट्रोड्यूस किया था। और काइनेटिक एनर्जी में याद क्या रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, अगर वो ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को सिंपल से हमने डिफाइन किया था, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में बस याद रखना कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी लिखना है वो क्या लिखना है? हाफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्पीड का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने से जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। एक तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या होगा? सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऐसा होगा कि मैंने तुमको ऑब्जेक्ट का मास बता दिया, सपोज मास बता दिया 10 kg का। जो ऑब्जेक्ट था उसका मास मैंने बता दिया 10 kg, और इसका जो स्पीड है वो मैंने बता दिया 20 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे इजी क्वेश्चन क्या होगा? ये वैल्यूज पुट करो, आंसर कैलकुलेट कर लो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो परसेंटेज चेंज या परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने तुमको इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कराए भी थे और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए थे। एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था उसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोगों का डाउट था वो क्वेश्चन क्या था? कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर लिखते हैं आज। इफ काइनेटिक एनर्जी of the particle, if kinetic energy of the particle increases by 44%, अगर काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का 44% से इंक्रीज कर रहा है, then find the increase in the speed of the object. Find the percentage increase था, find the percentage increase in the speed of the object, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसा मान लो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब इनिशियली पार्टिकल का मास है m और द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v। तो इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v एंड इट्स मास इज गिवन टू बी स्मॉल m, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if the kinetic energy is increased by 44%, इसका क्या मतलब है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी पहले था उसमें क्या करना है? 44% का और अपने को इंक्रीमेंट कर देना है। तो अगर 44% का इंक्रीमेंट कर देना है तो जो नया काइनेटिक एनर्जी है के ई डैश, जो नया काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? पहले वाला के ई तो रहेगा ही, जितना पहले काइनेटिक एनर्जी था वो तो रहेगा ही। तुम्हें और क्या करना है? 44% तुम्हें काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज भी करना है। मतलब जितना पहले था उसको रहने दिया, उसमें क्या कर दिया मैंने? 44/100% या 44% ऑफ के ई और मैंने ऐड कर दिया। अब अगर मैं जैसे ही ऐड करूंगा ना, तो ऐड करने से जो नया काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, ऐड करते ही जो नया काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा के ई डैश, उसका वैल्यू हो जाएगा, देखो इसका जब एलसीएम लोगे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? 100 के ई प्लस 44 के ई डिवाइडेड बाय 100। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो के ई डैश ऐसा आ जाएगा, जो नया काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आ जाएगा 144 के ई अपॉन 100, जिसको हम प्यार से ये भी लिख सकते हैं के ई डैश इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स ऑफ के। ये भी लिख सकते हैं क्या? तो हमने क्या किया? नया काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में मुझसे नया काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में मुझे इन्होंने नया काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा था, मुझसे इन्होंने ये पूछा था कि जो स्पीड है वो कितने परसेंटेज से इंक्रीज होगा।
तो अगर मुझे नया काइनेटिक एनर्जी पता है, मैं क्या जानता हूं कि जो नया काइनेटिक एनर्जी है के ई डैश, वो क्या है 1.44 टाइम्स ऑफ के ई है। अच्छा, जो नया काइनेटिक एनर्जी है उसके प्लेस में ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाफ मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज हुआ नहीं, तो हाफ जो नया स्पीड होता है उसको v डैश मान के उसका स्क्वायर कर दो, हाफ m v डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पुराना जो काइनेटिक एनर्जी था वो हाफ m v स्क्वायर था क्या। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो हाफ m का टर्म इधर से और हाफ m का टर्म इधर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ही हाफ m वाले टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे तो कैंसिल करने पर क्या होगा, यहां पर आ रहा है v डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स ऑफ v का स्क्वायर। ये v वाले टर्म को, या अगर मैं इसको दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो ऐसा लिख सकते हैं ना, v डैश इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1.44 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो 1.44 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा 12, और 1.2 रूट ओवर ऑफ 1.44 जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.2 और ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा। जैसे मैं इस 144 को क्या लिख सकता हूँ, 144 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ ना। 144 को स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो वो 12 बन जाएगा और 100 को बाहर निकालोगे 10 बन जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 10 को 1.2 लिख दिया। मतलब जो नया स्पीड आना है, ये नया स्पीड कितना हो जाएगा 1.2 टाइम्स ऑफ पुराना स्पीड हो जाएगा क्या। अब अगर मुझे नया स्पीड मिल गया तो मैं परसेंटेज चेंज इन स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या। क्यों, क्योंकि अगर मुझे जब भी पूछा जाए परसेंटेज चेंज तो परसेंटेज चेंज का एक ही फॉर्मूला है क्या, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। अब अगर मैं बोलूं कि चेंज कैलकुलेट करना है, फिजिक्स में कभी भी अगर चेंज कैलकुलेट करने को आए तो चेंज का एक ही मतलब है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर आपको यहां से कैलकुलेट करना होता चेंज, किसमें चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड में, तो चेंज इन स्पीड को क्या लिखेंगे, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड का वैल्यू कितना है, तो फाइनल स्पीड जो है वो 1.2 v है और इनिशियल स्पीड कितना था, v था। तो चेंज इन स्पीड जो है, चेंज इन स्पीड में जो चेंज आएगा वो 1.2 v माइनस v, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.2 v का आ गया क्या। अब अगर मुझे चेंज इन स्पीड मिल गया, तुमको बार बार स्क्रीन पॉज करके लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम होता है यहाँ पर। अब अगर मुझे चेंज इन स्पीड मिल गया तो मैं ये जो फॉर्मूला है इसको अगर यूज करूं तो परसेंटेज चेंज को क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज को लिखेंगे, चेंज कितने का हुआ 0.2 टाइम्स ऑफ v का चेंज हुआ, ओरिजिनल वैल्यू v का था इनटू 100। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 100, 20% का चेंज हो गया क्या। इसका मतलब क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी वाज इंक्रीज्ड बाय 44%, तो जो काइनेटिक एनर्जी क्या, सॉरी, जो स्पीड होगा वो 20% से इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बस इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट हुआ था। क्वेश्चन ऐसा है, इफ काइनेटिक एनर्जी is decreased, if kinetic energy is decreased by 36%, if kinetic energy is decreased by 36%, then find the change, या find the percentage change in speed of the particle, speed of the particle। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे ट्राई करना, सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आंसर फाइंड करके मुझे बताना, सेंड करना कि क्या आंसर आया है। अब क्या करते हैं ना, नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया टॉपिक क्या है, अब ये जो नया टॉपिक होगा थोड़ा मुश्किल होता है, स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, तो एकदम ध्यान से सुनना है, जो भी मैं बोलूं एकदम याद जैसा कर लेना है, जो हर कुछ बताऊंगा सब कुछ याद हो जाना चाहिए आज के लेक्चर वाला। आज हम सीखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है,
ब्लैक पे ग्रीन, पोटेंशियल एनर्जी। मुझे पता ही नहीं था, अब तो मैं इसी कलर से लिखा करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जैसे काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास एक एनर्जी है जिसको हमने बोला था उसका काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है हिडन। ये जो पोटेंशियल वर्ड है ना, इसका मतलब होता है हिडन। जैसे स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स को तुमने सुना होगा बोलते हुए कि इसके पास पोटेंशियल तो है लेकिन वो उस तरह का काम नहीं कर पाता अपने पोटेंशियल के हिसाब से, या तुमको भी बहुत लोगों ने बोला होगा, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन तुम उस तरह का काम नहीं कर पाते, ठीक है। पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब है हिडन एनर्जी। हिडन एनर्जी या इसको क्या बोलेंगे, स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है या हिडन एनर्जी है जो वर्क डन करा सकता है। कैसे वर्क डन कराएगा वो समझते हैं अभी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करते हैं ना, पहले तो इसका डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी stored by an object, energy stored by an object, JECT, object, by virtue of its position, configuration, arrangement, etc. ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड अरेंजमेंट एटसेट्रा, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अभी डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ एग्जांपल्स लेंगे ना, एग्जांपल्स आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, इसको इजी कर दो। ऐसा मान लो कि ये सरफेस था ऐसा, ठीक है, और सरफेस पे क्या है, एक m मास का ब्लॉक है जो ऐसे रखा हुआ है। सरफेस है, ग्राउंड था, और ग्राउंड पर क्या है, एक m मास का ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ। अब क्या करते हैं ना, इस m मास के ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। ये जो m मास का ऑब्जेक्ट था इसको क्या किया हमने, कुछ हाइट h हाइट ऊपर ले गए, सेम m मास का ब्लॉक था, h हाइट ऊपर ले गए। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज कर दूं, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले गए और अब वहां से क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। अब जैसे ही तुम उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है क्या। ये जो m मास का ऑब्जेक्ट था, जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, जब तक मैंने इसको होल्ड किया था तब तक मुझे इसमें कोई मोशन नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिलीज कर दूंगा, इसको रिलीज करने से क्या होगा, ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा क्या। और अगर ये नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो इसका जो स्पीड है वो बढ़ता चला जाता है क्या। इसका मतलब मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ ये ग्राउंड पॉइंट, ये ग्राउंड था और ये इसका टॉप मोस्ट पोजिशन था। अब जैसे ही मैं उसको रिलीज कर रहा हूं, जैसे ही मैंने उसको रिलीज कर दिया, मैंने क्या देखा, पार्टिकल का स्पीड जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब अगर पार्टिकल का स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो गया क्या। बोल सकते हैं ऐसा कि अगर मैंने उसको रिलीज किया, नीचे भागना स्टार्ट करेगा, नीचे भागना स्टार्ट करेगा तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो एनर्जी अचानक से आ गया क्या, मतलब अभी अभी कोई एनर्जी नहीं था, जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा अचानक से एनर्जी आ जाएगा। और अगर अचानक से एनर्जी आ गया तो कहां से आया, किसने दिया इसको एनर्जी। अब जैसे तुमको मैं ऐसा बोलूं कि तुमने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, या तुमने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कोई डिनर नहीं, कोई लंच नहीं, कोई स्नैक्स नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि बोल दोगे सर मैं तो 4 दिन का फास्ट है और दबा दबा के खाए जा रहे हो तब से, वैसा नहीं। मैंने बोला कि 4 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया। अगर 4 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया तो तुम्हारे पास एनर्जी है क्या, तुम कुछ उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो क्या, तुम कोई वर्क डन कर सकते हो, नहीं, मरने वाली हालत हो जाएगी 4 दिन अगर नहीं खाओगे तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो पार्टिकल है जैसे ये गिरना स्टार्ट कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जैसे ही गिरा काइनेटिक एनर्जी है, तो अचानक से काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गया, खुद से आ गया क्या काइनेटिक एनर्जी, नहीं।
एक चीज हमेशा याद रखना, ये आगे जाके आप पढ़ोगे भी, इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, या सुना भी होगा ये, एनर्जी कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। जैसे तुमने सुना होगा टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन में क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ टाइगर्स को कंजर्व करना था, प्रोटेक्ट करना था। एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट होता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be converted, it can only be converted from one form to another, from one form to another। अब इसका क्या मतलब है सर? ये क्या नया बता दिया आपने? जैसे हम जो फैन यूज करते हैं या जो बल्ब यूज करते हैं, मान लो अगर मैं बल्ब के बारे में बात करूं, बल्ब हमें एनर्जी दे रहा है क्या? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। बल्ब जो है वो हमें एनर्जी दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होता है, क्योंकि अगर तुम देखोगे बल्ब को अगर तुमने कुछ टाइम तक यूज किया है ना तो वो गर्म हो जाता है। मतलब वो जो बल्ब है, बल्ब इज प्रोवाइडिंग अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब बल्ब को काम करने के लिए एनर्जी कहां से मिला? ऐसा तो नहीं कि बल्ब अपने आप ग्लो कर रहा है, जब मर्जी कर रहा है वो ग्लो कर रहा है, जब मर्जी कर रहा है वो बंद हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। तुम जैसे ही स्विच ऑन करते हो, तुम स्विच ऑन करते हो तो तुम क्या करते हो? तुम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट करते हो क्या? वो बल्ब जो है, जो ग्लो कर रहा है, वो वायर से कनेक्टेड है। अगर वो वायर से कनेक्टेड नहीं होता तो वो ग्लो कर पाता क्या? नहीं। अगर इसका मतलब कि वो जो बल्ब है, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने से ऐसा क्या हो गया कि बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर रहा है? तुमने जैसे ही स्विच ऑन किया, वायर्स के थ्रू क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव करना स्टार्ट करेगा। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही क्या करेगा? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे मान लो तुमने अगर गीजर यूज कर रहे हो, अगर तुम गीजर यूज कर रहे हो या तुम हीटर यूज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और उसका एक्सटेंसिवली यूज हीट में ही कन्वर्ट करने में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे घर में आया था, और उसी का तुम क्या करते हो? बिल पे करते हो। जो तुम गवर्नमेंट को बिल पे करते हो ना, इलेक्ट्रिक बिल, वो इसीलिए पे करते हो क्योंकि गवर्नमेंट तुमको एनर्जी सप्लाई कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तुम्हारे घर में, या वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारे घर में आ रहा है, उसी को तुम यूज करके अलग अलग अप्लायंसेस को वर्क करने लायक बना रहे हो, और उस एनर्जी का ही तुम क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो। अच्छा, अब गवर्नमेंट के पास कहां से आ गई भाई एनर्जी? गवर्नमेंट कहां से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है? तो गवर्नमेंट के पास क्या है? कुछ पावर प्लांट्स है। पावर प्लांट्स तुमने सुना होगा कि जैसे डैम्स में भी पावर प्लांट्स बनाते हैं, डैम्स में, फिर कोल फील्ड्स जहां पर कोल माइंस को यूज करके भी पावर प्लांट्स बनाते हैं, फिर यूरेनियम को यूज करके पावर प्लांट्स बनाते हैं। तो वहां पे क्या होता है? जैसे वो कोल वाले जो एग्जांपल्स होते हैं, तुमने सुना होगा कि कोल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर पावर प्रोडक्शन। अब कोल में क्या करते हैं? कोल को बर्न किया जाता है। कोल को बर्न करने से हीट रिलीज होता है। वो जो भी हीट रिलीज होता है उसको क्या करते हैं? एक अरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं बॉयलर, ठीक है। जो अगर तुम थर्मल पावर प्लांट्स तुमने सुना होगा शायद ना, थर्मल पावर प्लांट्स में होता क्या है? एक बहुत ही बड़ा सा रिजर्वायर होता है या बहुत ही बड़ा सा कंटेनर होता है जिसको बोलते हैं बॉयलर, और उस बॉयलर में क्या होता है? वाटर को हीट किया जाता है। वाटर को जब हीट करते हैं ना तो वो क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो जो वेपर की एनर्जी होती है, ठीक है, वो जो वेपर है, जैसे मान लो ऐसा है कि एक बहुत ही बड़ी, ये बहुत ही बड़ा सा कंटेनर है, और इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अब इसको हीट कैसे सप्लाई कर रहे हैं? कोल बर्न कर रहे हैं। यहाँ पर कोल को बर्न करने से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं? बॉयलर में सप्लाई कर रहे हैं। अब बॉयलर से क्या होता है? फ्यूम निकल रहा है, या ऐसा समझ लो कि यहाँ से वेपर निकलेगा। अब वेपर ऐसा नहीं कि कहीं पे भी निकल जाएगा, ये इनलेट होता है, ऐसा आउटलेट होगा, और यहां से कनेक्टेड होता है एक टर्बाइन। इस तरह से एक टर्बाइन होता है। अब जैसे ही ये वेपर से गैस यहाँ पर आता है ना, ये टर्बाइन क्या करता है? जर 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 घूमना स्टार्ट करता है। अब बिकॉज ऑफ इट्स घूमना, ये जब घूमता है ना तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब इसके पीछे बहुत ज्यादा मैकेनिज्म है, बहुत डिफिकल्ट मैकेनिज्म है। धीरे धीरे जब हायर क्लासेस में आते जाएंगे तो ये सीखते जाएंगे।
अभी के लिए बस इतना समझ लो कि एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एनर्जी को कोई क्रिएट नहीं कर रहा, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। अब बोलोगे सर ये कोल तो क्रिएट हुआ था ना, तो कोल भी क्रिएट नहीं हुआ था। कोल कैसे बनता है, तो जो भी लिविंग मैटर होते हैं जब वो मर जाते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में क्या होते हैं, कोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एनर्जी जो है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब डिपेंड करता है कि एनर्जी का कौन सा फॉर्म बेस्ट सूटेबल है। जैसे जब ये कोल के फॉर्म में है तो ये बेस्ट सूटेबल है। ऐसा नहीं कि सर डेड रिमेन से ही तो कोल बन रहा था, तो क्या करते हैं कि लोगों को जलाना स्टार्ट कर देते हैं और उससे जो एनर्जी निकलेगा उससे घरों में लाइट जलाना स्टार्ट कर देंगे। तो एक तो वो एथिकल भी नहीं है, और दूसरा उसमें जिस अमाउंट का एनर्जी रिलीज चाहिए होगा वो रिलीज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसका इंतजार करते हैं, सालों साल उसको डिकम्पोज होने देते हैं। जब वो डिकम्पोज हो जाता है, जैसे काउडंग, काउडंग में तुमने सुना होगा कि गोबर गैस के प्लांट्स होते हैं, रूरल एरियाज में आजकल यूज किया जाता है काउडंग को। काउडंग को से वो क्या करते हैं, गोबर गैस बनाते हैं, गोबर गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमेशा क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। अब जो भी बेस्ट सूटेबल फॉर्म होता है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये इंपॉर्टेंट होता है। अब तुमने सुना होगा कि एनर्जी, ये कोल और पेट्रोलियम को वेस्ट नहीं करना है। तुमने सुना होगा कि तुम्हारा गवर्नमेंट बोलती है, हर कोई बोलते हैं कि कोल और पेट्रोलियम को वेस्ट नहीं करना है। अब अगर एनर्जी को सर क्रिएट नहीं कर पा रहे तो कोल और पेट्रोलियम को वेस्ट कर देते हैं? नहीं। अभी जो तुम्हारे पास कोल है, ठीक है, ये यूजफुल है, ये वेपर बन गया तब भी यूजफुल है। वेपर बनने के बाद जब ये मान लो टरबाइन पे नहीं गिरता, वेपर अगर ये टरबाइन पे नहीं गिरता कहीं और वेस्ट हो जाता, मान लो कहीं पे लीकेज होता, यहाँ पे लीकेज होता तो वेपर यहाँ से बाहर चला जाता, तो ये तो वेस्ट हो गया ना। अब ये जो वेपर जो एयर में चला गया है वो कोई काम का है क्या? नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज्यादा एयर है, वो हम सारा यूज कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो एनर्जी जो है उसका एक सूटेबल फॉर्म जो होता है वो यूजफुल होता है, और जो फॉर्म्स हैं वो उतने ज्यादा यूजफुल नहीं हो सकते। मतलब हमारा जो मैकेनिज्म हमने जो अभी तक डेवलप किया है उसमें हम और एनर्जीज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब धीरे धीरे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे अब तुम देखोगे विंड के प्लांट्स हैं बहुत जगह, फिर सनलाइट से हम यूज करके, सन के एनर्जी को यूज करके कुकिंग यूज हो रही है, पावर ड्रिवन व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं अब, ठीक है। तो इस तरह के एनर्जी कन्वर्जन हो सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अब ये सब क्यों बताया सर आपने? ये सब क्यों बताया, क्योंकि अभी मुझे समझना है ये हमने क्या बोला कि जब ऑब्जेक्ट एच हाइट पर था, कुछ एनर्जी था क्या उसके पास? तो तुम बोलेगे नहीं सर कोई एनर्जी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो रुका हुआ दिख रहा था। काइनेटिक एनर्जी तो नहीं था सर, क्योंकि अगर वो चलता तभी काइनेटिक एनर्जी था उसके पास। ठीक है, चलो बिल्कुल मैं मान गया तुम्हारी बात। लेकिन जैसे ही तुमने इसको रिलीज किया, ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा क्या? नीचे गिरना स्टार्ट करेगा और इसका स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो रहा है क्या? इसका मतलब जैसे ये नीचे गिरा, जैसे ये मोशन में आ गया, इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गया। तो अब अगर यहां से यहां आने में काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी जीरो तो नहीं होगा ना, यहाँ पे कुछ एनर्जी होगा, वही तो काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है ना। अभी जो एनर्जी यहाँ पर था वही तो अभी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट होता है, एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है। इसका मतलब जब ये पार्टिकल स्टेशनरी था, यहाँ पर रुका हुआ था, तब भी इसके पास कोई एनर्जी था क्या? अब बोलेंगे सर मैं कैसे मान लूं कि इसके पास एनर्जी है? तो आप कैसे मानोगे, क्योंकि जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे ये चलना स्टार्ट कर देगा। चलना स्टार्ट कर देगा मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो हिडन एनर्जी है, जो मुझे अभी नहीं दिख रहा लेकिन ये एनर्जी है, और कैसे पता चलेगा? अब जैसे ही इसको रिलीज करोगे चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो हिडन एनर्जी है ना, इस हिडन एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि वो पार्टिकल जो था उसके पास कोई एनर्जी था, लेकिन जैसे ही आपने उसको रिलीज किया वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुआ है, पहले कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, बाद में काइनेटिक एनर्जी बना है। तो ये जो हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया क्या? और एक एग्जाम्पल बताते हैं, ये एग्जाम्पल से ही समझना है। और एक एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो तुमने देखा होगा स्प्रिंग, स्प्रिंग तो देखा होगा ना, सोफे में, कुशन में, हर जगह आजकल स्प्रिंग यूज होता है, टॉयज में, ठीक है। मान लो
इस तरह का एक अरेंजमेंट है और इसको मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग से ऐसे बांध के रखे, ठीक है। एक ब्लॉक है, एक टॉय है, जो भी है, एम मास का टॉय था, इसको मैंने क्या किया, स्प्रिंग से ऐसे बांध के रखे। अब क्या करते हैं ना, ये स्प्रिंग जो है उसको स्ट्रेच करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में और स्प्रिंग को स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, ये जो स्प्रिंग था, स्प्रिंग को स्ट्रेच करके मैंने ये जो एम मास का ब्लॉक था इसको इतनी दूर आगे लेके आ गया और मैंने इसको होल्ड किया। अभी अभी ये क्या था, मैंने इसको होल्ड करके रखा। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज कर दूं, जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूं, ये भागना स्टार्ट करता है क्या? बिल्कुल सर। अगर ये भागना स्टार्ट कर देगा मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि रिलीज करते ही अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि रिलीज करते ही अगर ऑब्जेक्ट के पास, रिलीज करते ही अगर ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब रिलीज करने से पहले, रिलीज करने से पहले, रिलीज करने से पहले भी ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के पास कोई हिडन एनर्जी होगी, कोई हिडन एनर्जी होगी जिसे हम उसका पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, जिसे हम उसका पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मुझे नहीं दिख रहा, जैसे तुम इसको स्ट्रेच करके रखो या तुम ऐसे कंप्रेस करके रखो, जब तुम इसको एक्स अमाउंट कंप्रेस करके रखोगे ना, तब भी तुमको कोई एनर्जी नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही तुम इसको रिलीज करोगे भागना स्टार्ट कर देगा। तुम एक्सपैंड करके रखोगे तो तुमको कोई एनर्जी नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे रिलीज करोगे भागना स्टार्ट कर देगा। तो वो जो हिडन एनर्जी है जो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता स्टार्ट हो जाएगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है क्या? और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी का? वो बो एंड एरो का एग्जांपल देखते हैं। अभी तुमने रामायण सीता लक्ष्मण सब देखा होगा अभी, महाभारत रामायण, और लॉकडाउन में अलग अलग तुमने कैरेक्टर्स देखे होंगे। तुमने अपना फेवरेट कैरेक्टर भी डिसाइड कर लिया होगा कि सर मैं तो वानर सेना का हनुमान के जैसा सूट करता हूँ। अब मान लो ये राम भगवान ने जो धनुष तोड़ा था सीता मैया से शादी करने के लिए, ठीक है, ये बो है और इसका एरो है, ऐसा एरो अलग से बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब अगर मुझे ये एरो को फायर करना है, खुद ऐसी ऐसी रख रहे हो तो एरो फायर होगा क्या? नहीं। एरो को फायर करने के लिए क्या करते हैं, ये जो धागा है या ये जो थ्रेड होता है, थ्रेड को पुल करना पड़ता है क्या? अब जब आप थ्रेड को पुल करते हो तो थ्रेड को पुल करने से आपने क्या किया, थ्रेड को स्ट्रेच कर दिया ना, आपने उसके शेप को चेंज कर दिया क्या? पहले इसका शेप कुछ और था, आपने उसको क्या किया, पुल किया, खींचा। आपने जैसे ही इसको खींचा तो आपने क्या कर दिया, शेप को चेंज कर दिया ना। अब शेप को चेंज करने से क्या होगा, ये जो थ्रेड है ना उसके पास एक एनर्जी आ जाती है। आपने जैसे ही शेप को चेंज किया, शेप को चेंज करने से थ्रेड के पास एक एनर्जी आ गई, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलोगे सर हम कैसे मान लें इसके पास एनर्जी आ गई? क्योंकि आप जैसे ही इस थ्रेड को रिलीज करोगे इसका पोटेंशियल एनर्जी एरो में दिखना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? तो हम क्या बोल रहे हैं, मैंने जितने भी एग्जांपल्स आपको बताए हैं, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, सारे एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या करेंगे, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता दिख रहा है, इसका मतलब उससे पहले भी उसके पास कोई एनर्जी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन इसीलिए होता है, एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, एनर्जी बिकॉज ऑफ its position, shape
अरेंजमेंट एटसेट्रा, इस तरह के फॉर्म में अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी स्टोर करता है उसको उसका हिडन एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एक बेस्ट एग्जांपल होगा जो आप शायद समझ जाओगे, इसको रेज कर दो। मान लो मैं ऐसा बोलूं कि जो एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल था ऐसा, और इसमें क्या करते हैं, क्रिकेट का बॉल ऐसे फेंकते हैं। अब जब ये क्रिकेट का बॉल ऐसे मूव कर रहा है, इसको थोड़ा दूर रखो, क्रिकेट का बॉल यहाँ कहीं पे, मान लो कुछ तो v नॉट स्पीड से चल रहा है, m मास का ऑब्जेक्ट है। अब क्रिकेट का बॉल m मास का है, v नॉट स्पीड है, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा ना अभी। अब ध्यान से देखना, जैसे ही ये बॉल, ये जो बॉल है ये बॉल को हिट करता है ना, तो बॉल का शेप चेंज हो जाता है। तुम देखना मोमेंटरली, ऐसा नहीं कि जन्मों जन्मांतर तक हो गया ऐसा, लेकिन जैसे ये बॉल के कांटेक्ट में आता है इसका शेप चेंज हो जाता है। अब अगर इसका शेप चेंज हो गया, ये जो बॉल था, बॉल का शेप, और ये यहाँ पे रुक गया ना, इसका स्पीड यहाँ पर 0 हो गया। अगर रुक गया मतलब अभी कोई काइनेटिक एनर्जी तो था नहीं, तो टक्कर खाने से पहले जो एनर्जी था, टक्कर खाने, कोलिजन से पहले जो एनर्जी था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। जैसे ही इससे कोलाइड किया, इसने क्या कर लिया, अपने शेप को चेंज कर लिया। शेप को चेंज करने से जो एनर्जी आया वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया क्या। अब ये बॉल क्या करता है, वापस से जब इसमें से बाहर निकलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे वो अपने शेप को रिगेन करता है। शेप को रिगेन करके वापस से भागना स्टार्ट करता है क्या, मान लो कोई v डैश स्पीड से। इसका मतलब क्या था, जब कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है क्या। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज होने के कारण ऑब्जेक्ट जो भी एनर्जी स्टोर करेगा उसी को हम ऑब्जेक्ट का क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब ये बहुत ही मैंने बेसिक लेवल में समझाने की कोशिश की है, अच्छे लेवल में इसमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, शायद मुश्किल भी होगा, ठीक है। तो आज क्या करते हैं ना, आज इतना ही रहने देते हैं। इसमें नेक्स्ट वाले क्लास में मैं इसमें और कुछ बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या ऐसा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के शेप के कारण, उसके पोजीशन के कारण, उसके जैसे पता नहीं तुमने शायद अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं क्या। जब आप इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाओगे ना, तो जैसे यहाँ पे इसका पोजीशन अलग था, यहाँ पे आपने इसका पोजीशन चेंज कर दिया तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह के एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का एनर्जी चेंज कर रहे हो, उसके पोजीशन, उसके शेप, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण, उस तरह के एनर्जी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज।